गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 12 को, और इसको हम लोग अपने न्यू एनसीईआरटी बुक से पढ़ने वाले हैं। हर एक लाइन को पढ़ेंगे और जो भी क्वेश्चन आंसर आते जाएगा उसको भी हम लोग करते चलेंगे। चैप्टर का क्या नाम है? फॉरेस्ट्स आवर लाइफलाइन। एक चीज़ मैं बता दूं, थोड़ा सा इसको वीडियो को फास्ट करके देखो तो ये वीडियो जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो फॉरेस्ट्स आवर लाइफलाइन, यहाँ पर हमें फॉरेस्ट के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ बताई गई हैं। देखो, बच्चे लोगों को फॉरेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, इसी कारण से इस चैप्टर में इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है ताकि आपका जो नॉलेज हो काफ़ी इन्हेंस हो फॉरेस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो शुरुआत है, शुरुआत में एक भूमिका बनाया गया है, छोटी सी कहानी गढ़ी गई है, उसके बाद हम लोग फॉरेस्ट के बारे में यहाँ से जानकारी लेते हैं। वन इवनिंग बूझो इंटर्ड द पार्क विथ एन एल्डरली पर्सन। एक दिन क्या होता है कि शाम को बूझो पार्क में इंटर करता है, लेकिन उसके साथ एक एल्डरली पर्सन भी होते हैं, यानी एक बुजुर्ग पर्सन भी उसके साथ होते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हिज फ्रेंड्स। वह उनको अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराता है। वे कौन थे? वे थे प्रोफेसर अहमद। और वे कौन हैं, मतलब कौन थे? तो ही वॉज अ साइंटिस्ट वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी। तो प्रोफेसर अहमद एक साइंटिस्ट थे जो कि यूनिवर्सिटी में काम करते थे। अब क्या हुआ? द चिल्ड्रेन स्टार्टेड प्लेइंग। भाई शाम का वक्त है और बच्चे लोग पार्क में हैं, तो क्या करेंगे? वे खेलना शुरू करते हैं। जबकि प्रोफेसर अहमद क्या करते हैं, वही बेंच था उसी के कॉर्नर में वो जाकर के बैठ जाते हैं। ही वॉज टायर्ड। प्रोफेसर क्या थे? थोड़े थके हुए थे, बिकॉज ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द गोल्डन जुबली प्रोग्राम। तो वो एक गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के प्रोग्राम में टाउन में ही जो था वहाँ से वो आए थे, यानी कि उन्होंने वहाँ से पार्टिसिपेट करके अभी अभी वो आए थे, इसलिए वो थके हुए थे। आफ्टर अ वाइल, थोड़े समय बाद क्या होता है, जब बच्चे लोग खेल लेते हैं तो बच्चे लोग क्या करते हैं, द चिल्ड्रेन ऑल्सो केम एंड सेट अराउंड हिम। तो बच्चे लोग जहाँ पर वो बेंच पे बैठे थे ना, तो बच्चे लोग आते हैं और उन्हीं के चारों ओर बैठ जाते हैं। दे वॉन्टेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशंस। और वो बोलते हैं कि प्रोफेसर सर हमें प्लीज़ बताइए कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था, सेलिब्रेशन में क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पर बोल रहा है प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम। फिर प्रोफेसर अहमद ने उनको बताना शुरू किया। क्या बताना शुरू किया? दैट आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम द सीनियर पीपल डिस्कस्ड द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। तो प्रोफेसर ने उन बच्चों को क्या बताया कि वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम हुआ, और कल्चरल प्रोग्राम के बाद वहाँ पर जो सीनियर लोग थे, बहुत सारे सीनियर लोग जुटे हुए थे, उन्होंने डिस्कस शुरू किया, कुछ डिस्कशन शुरू किया। तो किस चीज़ का डिस्कशन शुरू किया? टाउन के अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम के बारे में कुछ सीनियर लोगों ने वहाँ डिस्कशन शुरू किया। तो ये क्या बात है? अरे भाई, जो टाउन है वहाँ पर काफ़ी लोग बेरोजगार है, यानी उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, पैसे कमाने का कोई साधन नहीं है बहुत लोगों के पास। उस प्रॉब्लम के बारे में वहाँ पर सीनियर पीपल क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे। ये किसने बताया? प्रोफेसर अहमद ने बताया। किसको बताया? बच्चों को बताया। और प्रोफेसर अहमद कुछ और आगे बातों को बताने लगे। उन्होंने बताया बच्चों को कि ये प्लान वाज प्रपोज्ड टू पुट अप अ फैक्ट्री। उन्होंने, प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्लान बनाया गया जिसमें फैक्ट्री लगाने की बात की गई। तो फैक्ट्री कहाँ लगाना था? बाय क्लीनिंग एन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको क्लीन करके फिर वहाँ फैक्ट्री लगाने की बात की। और ये फॉरेस्ट कहाँ था? इट वॉज जस्ट आउटसाइड द टाउन। तो ये फॉरेस्ट जो था टाउन के बाहर था, जहाँ पर लोगों ने डिसाइड किया था कि वहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है उसको साफ़ किया जाएगा और वहाँ पर फैक्ट्री लगाई जाएगी जिससे लोगों को वहाँ जॉब मिल सके। दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन अ चांस टू गेट जॉब्स, यानी कि लोगों को जॉब मिल सके, इसलिए प्लान बनाया गया था। तो उसके बाद प्रोफेसर कुछ और बातें कही जिसको लेकर के जो बच्चे थे वो काफ़ी सरप्राइज्ड हो गए। प्रोफेसर अहमद ने कहा, प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट मैनी पीपल हैड ऑब्जेक्टेड टू दिस आइडिया। प्रोफेसर अहमद ने कहा
कि जानते हो बच्चों, ये जो प्लान बनाया गया है इसको लेकर के काफ़ी लोगों ने अपोज भी किया। मतलब काफ़ी लोगों ने बोला कि ये प्लान ये काम करना सही नहीं है। अब जब बच्चों ने इसे सुना तो काफ़ी सरप्राइज्ड हो गए। क्या ऐसा क्या बात है भाई, जो फॉरेस्ट एरिया है उसको साफ करके यदि वहाँ पर फैक्ट्री लगाई जाए तो इससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे बच्चों ने आश्चर्य किया, समझ रहे हो ना। तो फिर क्या हुआ, तो प्रोफेसर अहमद ने फिर एक्सप्लेन किया कि क्यों जंगल को काट करके वहाँ फैक्ट्री लगाना सही नहीं है। यही एक्सप्लेन किया। द चिल्ड्रेन वेयर कंफ्यूज्ड। Professor Ahmad realized that the children had not visited a forest. प्रोफेसर अहमद ने क्या बोला था बच्चों को? प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बोला कि दिस इज बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व्स एज ग्रीन लंग्स। फॉरेस्ट क्या होता है हमारे लिए? ग्रीन लंग का काम करता है, यानी उसको ग्रीन लंग के नाम से जाना जाता है। एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम, और उसको वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम ऑफ नेचर, इन नेचर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। फॉरेस्ट इतना इम्पोर्टेंस रखता है जिसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह ग्रीन लंग है हमारे नेचर का। तो प्रोफेसर अहमद ने जब बच्चों को एक्सप्लेन किया इस तरीके से तो बच्चे थोड़े और कंफ्यूज हो गए कि ऐसा क्या बात है फॉरेस्ट में, क्या इतनी अच्छाई है फॉरेस्ट में। तो प्रोफेसर अहमद को लगा कि शायद बच्चों को फॉरेस्ट के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। तो प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रेन हैड नॉट विजिटेड अ फॉरेस्ट। चिल्ड्रेन जो है सो फॉरेस्ट के बारे में ना जानते हैं ना ही वहाँ गए हैं। तो द चिल्ड्रेन ऑल्सो वांटेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट। चिल्ड्रेन तो फॉरेस्ट के बारे में बहुत सारा चीज़ जानना चाह रहे थे कि भाई फॉरेस्ट को ऐसा क्या है कि उसको ग्रीन लंग्स कहा जाता है, क्या है कि हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस रखता है। और ये क्वेश्चन सिर्फ उन बच्चों का नहीं है, तुम्हारा भी है। तुम भी फॉरेस्ट के बारे में उतनी चीज़ें नहीं जानते हो। दैट्स वाई ये चैप्टर तुम्हें पढ़ना है, और इस चैप्टर में फॉरेस्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई है जो तुम्हें जानना चाहिए। सो चिल्ड्रन डिसाइडेड टू विजिट वेयर, हाँ, इन अ फॉरेस्ट विथ प्रोफेसर अहमद। तो इस प्रकार से ये सारा भूमिका हो गया। और बच्चों ने क्या डिसाइड किया कि चलो हम लोग चलते हैं प्रोफेसर अहमद के साथ जंगल में। तो विजिट टू अ फॉरेस्ट, अब ये विजिट टू अ फॉरेस्ट हो गया बच्चों। और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी तुमसे पूछे जाएंगे। और तुम ध्यान दो, ये उन बच्चों को नहीं लेकर के जाया जा रहा है, तुम्हें लेकर के जाया जा रहा है। ऐसे सोचो कि तुम जा रहे हो जंगल में और सारी चीज़ों को तुम्हें दिखाया जा रहा है। तो तुम्हें क्या क्या ले जाना चाहिए वो भी लिखा है। तुम्हें अचानक से जंगल नहीं जाना है भाई, जंगल मत चल जाना। ये मतलब तुम ऐसा अनुभव करो कि तुम भी जंगल में साथ साथ घूम रहे हो और चीज़ों को देख रहे हो, ऐसा तुम इमेजिनेशन करो, ठीक है? तो बड़ा मज़ा आएगा। तो वन संडे, मान लो कि एक संडे का सुबह है। द चिल्ड्रेन पैक्ड अ फ्यू थिंग्स लाइक, तो चिल्ड्रेन कुछ क्या करते हैं, बच्चे कुछ सामान को ले लेते हैं, जैसे नाइफ हो गया। तुम ऐसा सोचो कि तुम भी जा रहे हो, तुम्हारे पास एक नाइफ है, हैंड लेंस है, स्टिक है, नोटबुक है। एंड वॉकड टुगेदर थ्रू अ फॉरेस्ट ट्रायल नियर अ विलेज, और तुम भी जा रहे हो ऐसा तुम सोचो, ठीक है? तो यहाँ पर देख रहे हो ये बच्चे लोग किसके साथ जा रहे हैं? प्रोफेसर अहमद के साथ। काफ़ी चीज़ें उन्होंने साथ में रखी है, और उसके साथ ही वे उन सामान के साथ वे कहाँ जा रहे हैं? विलेज के निकट एक क्या है? फॉरेस्ट है, वहाँ वो जा रहे हैं। ऑन देयर वे दे मेट टीबू। अब जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें टीबू मिला। टीबू लड़का है, अ यंग बॉय ऑफ देयर एज ग्रुप, उन्हीं के एज ग्रुप का है। ऑफ नियर बाय विलेज, उसी गांव का है, मतलब नज़दीक के गांव का है। हु वाज टेकिंग कैटल फॉर ग्रेजिंग। तो टीबू क्या कर रहा था? टीबू वहाँ पर जो कैटल है उसका, जैसे गाय है बैल है, उसको चरा रहा था वहाँ पर। एलॉन्ग विथ हिज आंट, अपने आंट के साथ, यानी कि अपनी उसकी आंट वहाँ पर होगी, उसी के साथ वो गाय बैल चरा रहा था। तो ही वॉज वेरी एजाइल, रनिंग हियर एंड देयर टू कीप द हर्ट टुगेदर।
अब वो जो लड़का था वह क्या कर रहा था, देखो जब कैटल्स को तुम जाओगे घास खिलाने यानी चराने के लिए जाओगे तो देखोगे कि कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। तो वो जो टीबू था वह भी बेचारा इधर उधर पूरा भाग रहा था। क्यों? वह सारे को इकट्ठा करना चाह रहा था, वो जो जितने भी गाय बैल थे उसको इकट्ठा करना चाह रहा था। When he was the children, he saw the children. टीबू also started walking along with them. जब टीबू ने इन बच्चों को देखा तो वह भी उनके साथ चल पड़ा। वाइल हिज आंट वेंट ऑन अ डिफरेंट पाथ, जबकि उसकी आंट क्या हो गई, एक अलग रास्ते पे चल दी। एज सुन एज दे इंटर्ड द फॉरेस्ट टीबू रेज्ड हिज हैंड एंड सिग्नल them to keep quiet because noise could disturb the animals living in the forest। तो अब ये समझो कि जो टीबू था वह भी उन बच्चों के साथ हो गया और उन बच्चों को अब वो क्या करेगा, रास्ता दिखाएगा और काफ़ी चीज़ें वो बताएगा। तो जैसे ही जंगल के में वो इंटर करता है तो टीबू बोलता है कि तो सब लोग साइलेंट हो जाओ, यानी कि सब लोग चुपचाप एकदम क्वाइट हो जाओ, क्योंकि यदि हम लोग नॉइस करेंगे, शोर करेंगे तो ये एनिमल्स को डिस्टर्ब कर सकता है। यानी यहाँ से तुम देखो कि फॉरेस्ट में केवल प्लांट्स पेड़ यही नहीं रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं। यहाँ से बात क्लियर हो रहा है ना कि बहुत सारे एनिमल्स भी फॉरेस्ट में रहते हैं, और इतनी बात तो तुम भी जानते हो भाई। तो टीबू देन टुक देम टू अ प्लेस एट अ हाइट टू शो देम द ब्रॉड व्यू ऑफ द फॉरेस्ट। तो टीबू क्या करता है कि चलो सारे बच्चों हम लोग चलते हैं, एकदम ऊपर एक टॉप पर ले गया, एक ऐसे स्थान पर ले गया जहाँ से एकदम ब्रॉड व्यू ऑफ फॉरेस्ट दिख रहा है। देखो अब व्यू ऑफ फॉरेस्ट यहाँ बोल रहा है, तो बच्चे किसी एक ऐसे ही स्थान पर चले गए जहाँ पर पूरा फॉरेस्ट का नज़ारा एक ही साथ दिख रहा था। चिल्ड्रेन वेयर सरप्राइज्ड बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड। जो बच्चे थे उन्होंने तो जंगल देखा नहीं था। अरे भाई तुम जो बच्चों अभी पढ़ रहे हो, तुम में से भी बहुत 90% बच्चों ने जंगल को नहीं देखा है। अरे मैंने भी नहीं देखा है, क्या मैं बताऊं तुम्हें। तो यहाँ पर लेकिन इमेजिन करो कि इस प्रकार का जंगल होगा जहाँ पेड़ ही पेड़ होंगे, हरियाली ही हरियाली होगी, जिसके कारण जमीन दिख ही नहीं रहा है। तो चिल्ड्रेन वेयर सरप्राइज्ड, कितने बार वो सरप्राइज होंगे, देखो बार बार यहाँ कंफ्यूज सरप्राइज यही सब लिख रहा है। बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड, वो कोई जमीन का भाग देख ही नहीं पा रहे थे। वहाँ हरियाली ही हरियाली थी, एकदम पेड़ ही पेड़ थे, पत्ती ही पत्ती थी, वही दिख रहा था। The different tree tops had formed green cover over the land। तो यहाँ पर ट्री जो पेड़ थे उसका ऊपरी भाग था वो एकदम ग्रीन कवर पूरा बना करके रखा था। यहाँ तुम देख सकते हो जंगल को, यहाँ देखो तो यहाँ जमीन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, केवल क्या दिखेगा, एकदम पेड़ ही पेड़, हरा हरा पूरा भाग दिखेगा। However, the cover was not uniformly green। अब ये कवर क्या था, यूनिफॉर्मली ग्रीन तो नहीं था। ठीक है, क्या बोलता है, द इन्वायरमेंट वॉज पीसफुल एंड कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। इन्वायरमेंट पीसफुल था, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, चिड़िया का चहचहाट भी होता होगा, ऐसा तुम सोचो। ठीक है, लेकिन फिर भी वो पीसफुल था। अब पीसफुल कहने का क्या मतलब है कि शहर में क्या है, चौं चा चूँ ची ये होते रहता है, गाड़ी चल रही है, बहुत सारे शोरगुल है, बहुत सारा हल्ला मचा हुआ है। तो इस तरीके से तो वहाँ पर क्या था, एकदम पीसफुल था, चिड़ियों की चहचहाट होगी, पानी थोड़ा बहुत कहीं झरना वगैरह होगा या पानी कहीं से फ्लो हो रहा होगा तो उसी का बस आवाज़ था, आवाज़ होगा, पत्तों की सरसराहट का आवाज़ होगा, जो हवा मंद मंद चल रही होगी उसका आवाज़ होगा, बस वही होगा, लेकिन शोर शराबा तो वहाँ नहीं होगा। एंड अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, यानी कि मंद मंद हवा वहाँ चल रही थी, तो बच्चों को वही सब आवाज़ आ रहा होगा बस। दिस मेड चिल्ड्रेन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी। तो ये तुम भी जान लो बच्चों, जब तुम कभी फॉरेस्ट एरिया में इस तरीके से नेचर में जब तुम जाओगे तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगता है, वहाँ शांत लगता है, खुशहाली लगती है, एकदम फ्रेश लगता है, हैप्पीनेस लगता है, इस तरीके से। While coming down, they got excited on hearing a sudden sound of birds and some noise from the top branches of the trees। ये देखो, ये जो मैं बता रहा था कि एक तो वो
ऐसे जगह पे बच्चे लोग चले गए थे जहाँ से पूरा नज़ारा दिख रहा था। अब वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं और उन्होंने क्या किया, सडन साउंड बर्ड का चहचहाट का साउंड सुना और फिर टॉप ब्रांचेस का जो हिलना होता है वह सुना। टीबू टोल्ड देम टू रिलैक्स सिंस इट वाज अ नॉर्मल फिनोमेनन हियर। टीबू ने बोला कि यार तुम रिलैक्स रहो क्योंकि यहाँ पर ये नॉर्मल फिनोमेनन है, जंगल में ऐसे ही होता है। बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रंस presence, some monkeys had climbed higher up on the trees where they disturbed the birds। ठीक है, तो भाई जंगल है तो जंगल में तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, चिड़िया रहती है, उसी के साथ साथ कुछ मंकीज़ हैं और बड़े बड़े जानवर भी रहते हैं। तो जो मंकीज़ हैं वो क्या करते हैं, हियर एंड देयर वो दौड़ते रहते हैं, ब्रांचेस पर उछलते रहते हैं, कुछ फल वगैरह खाने के लिए, कुछ पत्तियां तोड़ने के लिए, चिड़ियों को डिस्टर्ब करने के लिए। इस तरीके से वहाँ पर आवाज़ उसी प्रकार का आवाज़ आता है। एनिमल्स ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स। तो एनिमल्स क्या करते, कभी कभी वो डाल को लेकर खूब हिलाना भी शुरू कर देते हैं और हिला करके दूसरे जानवरों को क्या करते हैं, अलर्ट भी करते हैं कि भाग यहाँ से, वरना मैं तुम्हें यहाँ मतलब मैं अपने एरिया से तुम्हें भगा दूंगा। तो जंगल तो शांत एरिया है लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ भी चलते रहती है। टीबू ऑल्सो टोल्ड दैट मैनी अदर एनिमल्स लाइक बोर, बाइसन, जैकल्स, पोर्क्यूपाइन, एलिफेंट्स लिव इन द डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये लोग फॉरेस्ट के डीप एरिया में नहीं थे, ये भी जान लेना। अचानक से तुम डीप एरिया में फॉरेस्ट के नहीं जा सकते हो, वहाँ पर तो शेर और बाघ भी हो सकते हैं और एलिफेंट्स हो सकते हैं जो कि बहुत डेंजरस है। ऐसा मत समझना कि एलिफेंट्स के पास जाओगे तो वो तुम्हें प्यार करेगा, बहुत डेंजरस होते हैं। इस तरीके से मतलब वो डेंजरस इस तरीके से होते हैं कि वो अपने एरिया की सुरक्षा करते हैं और तुमसे यदि वो डर जाएंगे तो तुम पर अटैक करेंगे। तो डीपर एरिया में ये लोग नहीं थे। प्रोफेसर अहमद कॉशन चिल्ड्रेन दैट दे शुड नॉट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट। प्रोफेसर अहमद ने भी ये किया कि भाई तुम लोग उनको चेतावनी दी कि तुम लोग क्या करना, कभी भी गलती से भी डीप फॉरेस्ट में मत जाना, मतलब अंदर की ओर एकदम बहुत इंटर नहीं करना है, बाहर बाहर से देखना है। जहाँ पर बंदर है, चिड़िया है, छोटे छोटे जानवर है, बस वही देख के तुम संतुष्ट हो जाओ। अंदर जाओगे तो भाई फंस जाओगे। बूझो एंड पहेली रिमेंबर्ड दैट दे हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट इन क्लास 6। ठीक है, तो फॉरेस्ट क्या है, एक हैबिटेट है। हैबिटेट मतलब क्या होता है, वास स्थान होता है। तो फॉरेस्ट भाई किस चीज़ का वास स्थान होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, देखो यहाँ पर ये दिखाया है कैसे जानवर से, यहाँ पर जंगली सुअर है, बाइसन है, ये पॉर्क्यूपाइन है, इस तरीके से दिखाया गया। ये देखो फॉरेस्ट के एरिया को दिखाया गया है। ठीक है, they could see now how the forest provides a home for many animals and plants, insects, many organisms। सिर्फ एनिमल्स ही नहीं रहते, प्लांट्स ही नहीं रहते, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ देखो नीम का पेड़ को दिखा रहा है, ये देखो नीम है। फिर यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर बम्बू ट्री दिखा रहा है, शीशम को दिखा रहा है, सेमल को दिखा रहा है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स, ये फॉरेस्ट प्लांट हैं। ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए तुम? चलो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, चित्र भी तुम समझ गए कि बहुत सारे यहाँ पर क्या है, एनिमल्स पाए जाते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ट्रीज पाए जाते हैं, हर्ब्स पाए जाते हैं, श्रब्स पाए जाते हैं। नाउ the land where the children were walking was uneven and covered with many trees। वाजिब है कि भाई जो हम लोग जंगल जाते हैं तो वहाँ का जो लैंड होता है वह अनइक्वल होता है, कहीं ऊबड़ खाबड़ होता है, ऊंचा नीचा होता है। तो लैंड वेयर द चिल्ड्रन वेयर वॉकिंग वाज अनइवन, वो अनइवन था। एंड कवर्ड विथ मैनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ों से ढका हुआ था। टीबू helped them to identify साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, खैर, अमला, बम्बू, फिर कचनार। तो ये सारे ट्रीज़ और भी इसके अलावा बहुत सारे ट्रीज़ वहाँ पर लगे थे, लेकिन टीबू इनको पहचान पा रहा था।
तो बच्चों को भी वह पहचान करा रहा था कि देखो बच्चों, ये साल का ट्री है, ये टीक है। टीक मतलब क्या होगा, सागवान हो गया। फिर सेमल है, शीशम है, नीम है, फिर पलाश है, खैर है, आंवला है, बम्बू है, कचनार है। इन सब को टीबू पहचानता था और बच्चों को भी दिखाता चल रहा था। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट, तो इन सब में प्रोफेसर अहमद भी काफ़ी चीज़ों को बता रहे थे और बोल रहे थे कि दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड ग्रासेस इन द फॉरेस्ट। तो प्रोफेसर साहब भी यही बता रहे थे कि सिर्फ यही नहीं, बहुत हजारों प्रकार के पेड़ पौधे, तुम भी जान लो बच्चों, वहाँ पर एक प्रकार का या 10 प्रकार का पेड़ पौधा नहीं मिलता, हजारों हजार प्रकार के पेड़ पौधे, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस, बहुत प्रकार के मिलते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्रीज वेयर ऑल्सो, अ फॉरेस्ट फ्लोर जो फॉरेस्ट का जमीन था, कवर्ड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो देखा तुमने क्या क्या मिल रहा है जंगल में। तो जंगल में सिर्फ हजारों प्रकार के पेड़ पौधे, ग्रासेस ही नहीं मिल रहे हैं, बल्कि बोल रहा है कि बहुत सारा क्रीपर्स जैसे लत्तर टाइप का, क्लाइंबर्स जो कि जैसे तुमने शायद देखा होगा नेनुआ का या झींगी का या फिर करेला का पौधा देखा होगा तो वो क्लाइंबर्स कहलाते हैं, या तुमने लौकी देखा होगा तो वो भी क्लाइंबर्स होता है। तो ये सारे क्लाइंबर्स भी वहाँ पाए जाते हैं। द सन वॉज बियरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज, यानी कि सनलाइट जो है नीचे तक बहुत बेयरली आता है। तो नीचे से यदि सन को देखोगे तो वह पत्तियों के बीच में थोड़ा थोड़ा तुम्हें दिखेगा। इतना, ये किस प्रकार का जंगल होगा सोचो, तो ये काफ़ी घना जंगल होगा, तभी इस तरीके का नज़ारा था। मेकिंग अ क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट, और ये जान लो कि यदि जो जंगल है वो डार्क है तो समझ के चलो कि बहुत घना जंगल है, ठीक है। अब बोल रहा है ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विच आर मेड फ्रॉम मटेरियल विच मे हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो यहाँ से देखो एक्टिविटी 12.1 बोल रहा है, और यहाँ पर बोल रहा है कि अपने घर में बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो और देखो कि कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें फॉरेस्ट से मिलती हैं। तो शायद मुझे लगता है कि तुम्हें जानकारी नहीं होगी बच्चों कि फॉरेस्ट से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। यू माइट हैव मैनी वुडन आइटम्स, तो यहाँ पर देखो बताया भी गया है तुम्हारे घर में बहुत सारे लकड़ी के सामान होंगे इन योर लिस्ट, लाइक प्लाईवुड होगा, फ्यूल वुड होगा, बॉक्सेस होंगे, पेपर, मैच स्टिक एंड फर्नीचर। तो ये सब कैसे प्राप्त होता है, लकड़ियों से प्राप्त होता है, बम्बू से प्राप्त होता है। तो ये सारा चीज़ हमें फॉरेस्ट एरिया से मिलता है। इसी के साथ गम, ऑयल, स्पाइसेस, फोडर फॉर एनिमल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स आर ऑल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर अब इतना देर हम लोगों ने पढ़ लिया, तो यहाँ से क्वेश्चन अब बन रहा है कि भाई फॉरेस्ट से हम लोगों को क्या क्या मिलता है। तो फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे वुडन वुड मिलता है, समझ लो कि वुड मिलेगा मतलब लकड़ी मिलेगा। इसी के साथ गम है, ऑयल, स्पाइसेस हैं, फोडर फॉर एनिमल्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, फॉरेस्ट से बहुत सारे चीज़ों को हम लोग को ये सब प्राप्त करते हैं। इसी के साथ जो हनी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वह भी हो सकता है कि फॉरेस्ट एरिया से आया हो, ठीक है। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, ट्राई टू फिल टेबल 12.1। वन एग्जाम्पल ऑफ ईच प्लांट इज ऑलरेडी गिवन, फिल द टेबल बाय एडिंग मोर एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर क्या दे रहा है 12 पॉइंट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे कि नीम क्या हो गया, मेडिसिनल हो गया। ऑयल, सैंडलवुड क्या हो गया, ऑयल मिलेगा। शीशम क्या है, टिम्बर, यानी कि इससे क्या बनाया जाता है, बहुत सारे फर्नीचर बनाए जाते हैं। जैसे कि गम है तो बबूल से हमें गम मिलता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पर, जैसे कि साल हो गया, फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, यहाँ पर बहुत सारा उदाहरण दिया है ना। जैसे कि ये देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये देखो साल हो गया, टीक हो गया, ठीक है, शीशम हो गया, है ना। इनसे क्या मिलता है हमें, इनसे हमें मिलता है टिम्बर, मतलब वैसी लकड़ी जिससे कि हम लोग क्या बना सकते हैं,
फर्नीचर बना सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि आंवला हो गया तुम्हारा, फिर नीम हो गया। तो ये सब क्या है, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, मेडिसिन मिलता है। अब गम के लिए बम्बू हो गया, पलाश हो गया, इससे भी हमें गम मिलता है। ऑयल के लिए सैंडलवुड है। कुछ और ट्रीज़ का एग्जाम्पल तुम यहाँ पर लिख सकते हो। तो यही यहाँ पर बोल रहा है भरने को, समझ रहे हो। तो यही सब चीज़ बोल रहा है। अब देखो, अब देखो शैला यहाँ पर बोल रहा है कि शैला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्रीज। वो वंडर करती है कि भाई इतना सारा प्लांट को किसने लगाया, और अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स हैं यहाँ पर, एक से एक प्लांट से किसने लगाया होगा। तो प्रोफेसर अहमद ने उससे बताया दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस इनफ सीड्स। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये सारे के सारे नेचुरली अपने आप से उगे हुए पेड़ पौधे हैं, किसी मनुष्य ने इसे नहीं लगाया, और ये सालों से मनुष्यों के द्वारा अनटच्ड है। मतलब कोई मनुष्य यहाँ पर आकर के इसको न कोई पेड़ काट रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है। इस तरीके से अनडिस्टर्ब जो एरिया होता है वहाँ पर ये पेड़ नेचुरली उगते हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला आता नहीं है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पेड़ है उनका जो सीड्स है वह क्या होता है, सीड्स काफ़ी दूर तक फैल जाता है और वहाँ पर फिर से नए प्लांट्स उगाते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग्स। तो जो फॉरेस्ट का फ्लोर है, फॉरेस्ट फ्लोर समझ रहे हो, अरे भाई यहाँ मान लो कि यहाँ पर पेड़ इस तरीके से उगे हुए हैं, तो ये यही जो है फ्लोर है, मतलब जो ज़मीन है फॉरेस्ट का, उसी को फॉरेस्ट फ्लोर कह रहा है। तो फॉरेस्ट फ्लोर क्या करता है, वो सारे कंडीशंस अवेलेबल करता है, वो सारे फेवरेबल कंडीशंस देता है सीड को, जिससे कि वो जर्मिनेट कर सकें, वहाँ पर डेवलप कर सकें, सीडलिंग बन सकें, फिर वहाँ पर बड़े बड़े प्लांट्स बन सकें। इसके लिए वो क्या करता है, पूरा इन्वायरमेंट उसको देता है। अब देखो, सम ग्रो अप इनटू ट्रीज, ही एडेड दैट ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज क्राउन ऑफ द ट्री। अब यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा है कि व्हाट इज क्राउन ऑफ द ट्री। तो द ब्रांची पार्ट, अब देखो यहाँ से आंसर भी लिखा है, द ब्रांची पार्ट, ये देखना, ये देखो बोल रहा है ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री एबव द स्टेम इज नोन एज द क्राउन ऑफ द ट्री। यहाँ देखना, यदि हम लोग पेड़ की बात करें तो ये देखो इस तरीके से पेड़ ये जमीन में लगा हुआ है। अब बोलता है ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री एबव स्टेम, तो ये हो गया हमारा स्टेम, और उसके बाद यहाँ से होता है हमारा ब्रांचेस, पूरा ब्रांच यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से फैला होगा। तो ये जो ब्रांची पार्ट दिख रहा है यही फिर क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। ये देखो यही क्या कहलाएगा, क्राउन, ये है क्राउन, दिख रहा है। तो स्टेम के ऊपर जो ब्रांची पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको, क्राउन, क्राउन कहते हैं। सम क्राउन शेप, तो जो मैंने अभी बनाया देखो ये इस तरीके का क्राउन था। अब देखोगे कि तुम अगल बगल भी देखोगे कि कुछ पेड़ का क्राउन कैसा होता है, ऐसे टेढ़ा, ऐसे ट्रायंगुलर होता है, कुछ का इस तरीके से होता है, कि कुछ का ऐसे होगा, है ना। तो इस प्रकार से देख सकते हो कि अलग अलग ट्री का जो क्राउन होता है वो अलग अलग होता है। ये सब क्या है, ये सब स्टेम है। तो स्टेम के ऊपर ही सब क्राउन तुम्हें देखने को मिलेगा। ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर ये जो भाग है ये कैसा भाग है, ब्रांची भाग है, जो कि क्या कर रहा है, क्राउन का फॉर्मेशन कर रहा है। ये देखो ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर ये जो ब्रांची भाग है ये क्या कर रहा है, क्राउन बना रहा है। समझ रहे हो ये सारा चीज। नाउ प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रेन टू लुक अप and observe how the branches of the tall trees look like a roof over the other plants in the forest. He told them that this is called canopy. तो अब तुम्हारे से क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या है कैनोपी, कैनोपी किसे कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हो इसका आंसर है, ये देख सकते हो, ये देखो क्या बोल रहा है, द ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्रीज, जो टॉल ट्रीज के ब्रांचेस होते हैं यानी स्टेम के ऊपर का भाग जो होता है, लुक लाइक अ रूफ, एक छत के जैसा दिखता है, ओवर द अदर प्लांट, यानी कि
जो दूसरे प्लांट्स है उसके ऊपर एक छत के जैसा दिखता है इन द फॉरेस्ट, और इसे दैट इट इज कॉल्ड एज कैनोपी, इसी को हम लोग कैनोपी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो चित्र में भी दिखाया है, ये देखो कैनोपी को बोल रहा है, ये कैनोपी है। तो देखो जो टॉल ट्रीज हैं, ये देखो ये जो टॉल ट्रीज दिख रहा है, ये पूरा एक छत के जैसा, यहाँ देखो एक टॉल ट्री है यहाँ पर, ये दूसरा टॉल ट्री है, तो ये छत के जैसा एक रचना बनाता है, रूफ बनाता है, उसे हम लोग कैनोपी के नाम से जानते हैं। तो भाई इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। क्या बोलता है? द ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्री, किसका ब्रांचेस? तो टॉल ट्रीज का ब्रांच। द ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ, कैसे लगता है? छत के जैसा लगता है। ओवर द अदर प्लांट्स, दूसरे प्लांट्स के ऊपर छत के जैसा लगता है। इन द फॉरेस्ट ही टोल्ड देम दैट दिस इज कॉल्ड अ कनोपी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कनोपी कहते हैं। ठीक है, तो जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं वो रूफ के जैसा संरचना बनाते हैं, छत के जैसा संरचना बनाते हैं अदर प्लांट्स के ऊपर। तो अदर प्लांट्स कौन हो गए? ये देखो ये सारे अदर प्लांट्स हैं, ये देखो ये एक प्लांट हो गया, फिर ये देखो ये यहाँ पर श्रब्स हो गए, ये श्रब्स, ये हर्ब्स हो गए, ये श्रब्स हो गया, और ये स्मॉल ट्रीज हो गया। तो इसके ऊपर एक कनोपी पाया जाएगा, छत के जैसा संरचना पाया जाएगा, जो कि टॉल ट्रीज बनाएंगे। टॉल ट्रीज के जो ब्रांचेस है वो बनाएंगे कनोपी का फॉर्मेशन। तब बोलोगे तो सर इसके अंदर जो है, इस कनोपी के नीचे जो है उसे क्या कहेंगे? तो इसे बोलेंगे अंडर स्टोरी। यस, जो टॉल ट्रीज हैं वो उनके ब्रांचेस कैनोपी का फॉर्मेशन बनाते हैं। यस, कैनोपी का फॉर्मेशन बनाते हैं। तो उसके नीचे जो भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स में क्या आ गया? हर्ब्स आ गया, श्रब्स आ गया, स्मॉल ट्रीज आ गया, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अंडर स्टोरी कहते हैं। यानी कैनोपी के नीचे जो प्लांट्स हैं उन्हें अंडर स्टोरी हम लोग कहेंगे। समझ गए? तो ये हो गया अंडर स्टोरी का रीजन। ये क्या बना रहा है? अंडर स्टोरी है, ये भी अंडर स्टोरी है। ठीक है, कैनोपी के नीचे क्या बन जाएगा? अंडर स्टोरी। इतना सिंपल सा तो बात है, इतना सिंपल सा समझ नहीं आ रहा है? ऊपर है कैनोपी, नीचे अंडर स्टोरी। यस, यही मैं बताने वाला था। अब देखो एक एक्टिविटी बोल रहा है 12.2, क्या बोलता है? विजिट अ फॉरेस्ट और पार्क इन योर नेबरहुड, ऑब्जर्व द ट्रीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम। पहले तो तुम्हें ट्री को पहचानने का कोशिश करना है, आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा ट्री है। जैसे आम वगैरह तो तुम पहचानते होगे, आम हो गया, शीशम हो गया, ये सारे शायद तुम पहचानते होगे। तो और भी ट्रीज जैसे जो जो मिलेंगे उनको कोशिश करना कि पहचाने। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम एल्डर्स और बुक्स ऑन ट्रीज। तो ट्रीज के बारे में बुक्स से या अपने एल्डर्स से तुम बात कर सकते हो कि भाई ये कौन सा पेड़ है ना। लिस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्री, तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक देखना है उस ट्री का, दैट यू ऑब्जर्व, सच एज द हाइट, हाइट कितना है उसका, शेप कैसा है उसके लीव्स का, क्राउन कैसा है, फ्लावर्स कैसे हैं, फ्रूट्स कैसे हैं, ये सब तुम वहाँ पर अपना एक बना सकते हो कैरेक्टरिस्टिक इस प्लांट का। ठीक है, ड्रा द क्राउन्स ऑफ सम ट्रीज, और क्राउन भी बनाना है तुम्हें। तो मान लो कि आम का पेड़ है, ये देखो आम का पेड़ का ऐसा, ये देखो ये क्राउन ऐसा होता है आम के पेड़ का। आम के पेड़ का देखोगे कि हाइट क्या है, बहुत बड़ा बड़ा होता है ना। तो इसका हाइट का तुम अंदाजन इसको लिख भी सकते हो कि कितना हाइट है ना। यही सब करना है। अब नेक्स्ट क्या बोलता है? तो प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट ट्रीज बहुत सारे पेड़ हैड क्राउन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइज। तो जो अलग अलग प्रकार के ट्रीज हैं, ये एक ट्री है, ये भी एक ट्री है, ये भी एक ट्री है, तो इनका जो क्राउन है वह अलग अलग प्रकार का हो सकता है। दीज हैड क्रिएटेड डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स इन द फॉरेस्ट। अब ये डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स बनाएंगे। जैसे ऊपर वाले को क्या कह रहे हैं? कैनोपी कह रहे हैं, और कैनोपी के नीचे वाले को क्या कह रहे हैं? अंडर स्टोरी कह रहे हैं। तो ये एक हॉरिजॉन्टल क्या बन रहा है? ये एक तुम्हारा डिफरेंट लेयर बन रहा है इन द फॉरेस्ट। दीज आर नोन एज अंडर स्टोरीज। तो क्या हुआ? जो नीचे जो तुम्हारा कैनोपी है उसके नीचे जो उसके नीचे जो ये
दिख रहा है भाग वह क्या है, अंडर स्टोरीज है, और ऊपर का भाग क्या हो गया, कैनोपी हो गया। तो ये हॉरिजेंटल लेयर बना रहे हैं। जाइंट एंड टॉल ट्रीज कंस्टिट्यूट द टॉप लेयर। तो बड़े बड़े पेड़ है वो क्या बनाते हैं, टॉप लेयर बना रहे हैं। followed by shrubs and all grasses and herbs, small trees, they form the lowest layer, that is the understory। वो understory का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो लॉन्ग है मतलब जाइंट और टॉल ट्रीज है वो क्या कह रहे हैं, टॉप लेयर बना रहे हैं, जिसे हम लोग कैनोपी के नाम से जानते हैं। और उसके नीचे होता है अंडर स्टोरी विच कंस्टिट्यूट श्रब्स, हर्ब्स, स्मॉल ट्रीज, टॉल ग्रासेस, ये सारा चीज़ लोअर लेयर बना रहा है। तो ये लेयर, दो लेयर यहाँ दिखाया जा रहा है, एक कैनोपी का लेयर और दूसरा हॉरिजॉन्टल लेयर है, उसको क्या बोलते हैं, अंडर स्टोरी। ठीक है। नाउ बोलता क्या है, वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट। क्या एक ही प्रकार का पेड़ पौधे सभी जंगलों में पाए जाएंगे, ये ऐसा हो सकता है क्या? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन देयर आर वेरिएशंस इन द टाइप ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। देखो, कुछ इलाके में चल जाओगे तो सिर्फ पलास का ही जंगल तुम्हें मिलेगा, यानी कि जो पलास का पेड़ होता है उसका जंगल मिलेगा। कुछ इलाका ऐसा होता है जहाँ सिर्फ पाइन, तुमको पाइन प्लांट ट्री मिलेंगे, वहाँ पर सिर्फ पाइन्स देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसा जंगल हो सकता है जहाँ पर डिफरेंट प्रकार के ट्रीज तुम्हें देखने को मिलेंगे और बहुत अलग अलग प्रकार के वहाँ पर प्लांट्स देखने को मिलेंगे। जैसे अमेज़न के जंगल का नाम तुमने सुना होगा। तो इस तरीके से जो डिफरेंट जंगल्स हैं या फिर बोलेंगे डिफरेंट फॉरेस्ट्स हैं, उनमें जो प्लांट्स मिलेंगे उसमें काफ़ी वेरिएशन हो सकता है। द टाइप्स ऑफ एनिमल ऑल्सो डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। अब इसी प्रकार से जो एनिमल्स मिल रहे हैं वह भी अलग अलग प्रकार के मिलेंगे डिफरेंट फॉरेस्ट्स में। A few children were busy watching beautiful butterflies fluttering here and there on the flowers of shrubs and herbs। तो जिस फॉरेस्ट में ये बच्चे लोग गए थे वहाँ पर छोटे छोटे हर्ब्स थे, श्रब्स थे, जिसमें फ्लावर्स आए थे, और उन फ्लावर्स पर स्मॉल ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज क्या कर रहे थे, फ्लटरिंग कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, घूम रहे थे इधर उधर। ठीक है। अब देखो, तुम फॉरेस्ट फ्लोर देखना चाह रहे थे तो देखो यही है फॉरेस्ट फ्लोर। देख लो कितनी सारी पत्तियां यहाँ पर गिरी हुई है, टहनियाँ गिरी हुई हैं, और जो जानवर है जो यहाँ पर घूम रहे होंगे उनका जो मल त्याग करेंगे वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, गोबर है, ये सारा चीज़ यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस फॉरेस्ट फ्लोर पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ छोटे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स यहाँ देखने को मिलेंगे। तो क्या बोल रहा है, दे हैड अ क्लोज लुक एट द bushes। While doing that, their hair and clothes had seeds and thorns clinging to them। तो ये जो हम लोगों ने देखा कि कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, बटरफ्लाई को देखने में बिजी थे। ठीक है। दे हैड क्लोज लुक एट द bushes, झाड़ियों को देख रहे थे। While doing that, their hair and clothes had seeds and thorns clinging to them। उन्होंने देखा कि उनके कपड़ों में काफ़ी सारे थॉर्न्स सट गए हैं और सीड्स भी चिपक गया है। तो डिफरेंट टाइप के सीड्स भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे। दे केम अक्रॉस नंबर्स न्यूमरस इंसेक्ट्स, और उन्होंने बहुत सारे इंसेक्ट्स को भी देखा जो कि शायद उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। और इसी के साथ स्पाइडर्स, स्क्वेरल्स, एंड्स एंड वेरियस अदर स्मॉल एनिमल्स ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज, प्लांट लीव्स एंड ऑन डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। तो फॉरेस्ट फ्लोर पे जैसे मैंने बताया बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। इसी के साथ उन्होंने स्पाइडर्स देखा, स्क्वेरल्स देखा, एंड्स देखा, वेरियस अदर स्मॉल एनिमल्स को वहाँ पर देखा, पेड़ के छाल पे, पेड़ के लीव्स पे, फिर छोटे छोटे चीज़ों को खाते हुए, मतलब बहुत अच्छा नज़ारा था वहाँ पर। दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दीज क्रिएचर्स, और उन्होंने कुछ स्केचेस बनाना शुरू किए इन जंतुओं के। ठीक है।
The forest floor seemed dark colored and was covered with a layer of dead and decaying leaves. अब देखो, अब यहाँ पर फॉरेस्ट फ्लोर के बारे में बता रही कि फॉरेस्ट फ्लोर में उन्होंने क्या क्या देखा। बोलता है द फॉरेस्ट फ्लोर सीम्ड डार्क कलर्ड। कैसा दिख रहा था? डार्क कलर्ड दिख रहा था। तुम भी देख सकते हो ये डार्क कलर्ड, सूखी पत्तियां यहाँ पर, गोबर है, टहनियाँ हैं, और ये सड़ रहे हैं। सड़ रहे मतलब डीके हो रहे हैं। डीके मतलब वो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको क्या कर रहा है? सड़ा रहा है, गला रहा है। द फॉरेस्ट फ्लोर सीम्ड डार्क, इसीलिए वो क्या दिख रहा है? डार्क दिख रहा है। अब देखो, जब डिकम्पोजिशन होता है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो ये जो फॉरेस्ट फ्लोर है चलने पर थोड़ा गर्म भी महसूस होता है, ये भी बात ध्यान रखना। एंड वॉज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स। भाई वहाँ पर बहुत सारे लीव्स पड़े थे जो डेड थे, डिके हो रहे थे यानी सड़ रहे थे, गल रहे थे। फ्रूट्स, सीड्स, ये सब मैंने नहीं बताया यहाँ पर कि बहुत सारा फ्रूट्स भी यहाँ पर गिरा हुआ मिलेगा तुम्हें, सीड्स मिलेगा, ट्विग्स, छोटी छोटी डालियाँ मिलेगी, स्मॉल हर्ब्स मिलेंगी, ये सारा फॉरेस्ट फ्लोर पर पाया जाएगा। और द डिकेइंग मैटर वाज मॉइस्ट एंड वार्म, यही मैं बोल रहा था कि जो डिकेइंग मैटर था वो वार्म था यानी कि गर्म था। तो गर्म क्यों था? क्योंकि जब डीके होता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरह होता है, इसलिए वो हल्का गर्म होता है। ठीक है। एंड वॉज मॉइस्ट, और ये तो मॉइस्ट भी था, मतलब इसमें थोड़ा मॉइस्चर भी था। तो ये लिख सकते हैं हम फ्लोर के बारे में, यानी फॉरेस्ट फ्लोर के बारे में ये जानकारी हम यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है राइट डाउन सम थिंग अबाउट फॉरेस्ट फ्लोर, तो ये हम फॉरेस्ट फ्लोर के बारे में लिख सकते हैं। अब देखो, चिल्ड्रेन पिक्ड अप वेरियस सीड्स एंड लीव्स फॉर देयर कलेक्शन। अब जो बच्चे थे, बच्चे वहाँ बहुत सारा चीज़ सीखने गए थे, बहुत सारा चीज़ का चित्र बनाने गए थे, इसी के साथ बहुत सारा चीज़ों को वो ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उसी के साथ उन्होंने वहाँ के कुछ चीज़ों को इकट्ठा भी किया अपने कलेक्शन में। तो उन्होंने बहुत सारे सीड्स को लिया, लीव्स को लिया और उसको कलेक्ट किया। वॉकिंग ओवर द डेड लीफ लेयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर वॉज लाइक वॉकिंग ओवर अ स्पॉन्जी कारपेट। वाई? स्पॉन्जी कारपेट जैसा क्यों लग रहा था? अरे भाई, जो पत्तियां थी उसका लेयर के ऊपर लेयर था, पत्तियों का लेयर था, तो ये गद्देदार तो लगेगा ही ना, बिल्कुल लगेगा। छोटे छोटे ट्विग्स थे, सड़े सड़े हुए सब, यहाँ पर पत्तियां थी नीचे, तो ये एकदम गद्देदार लग रहा था। देखो, तुम्हें एक अनुभव कराया जा रहा है कि यार तुम जैसे फॉरेस्ट फ्लोर पर चल रहे हो तो वहाँ कैसा अनुभव होगा, फॉरेस्ट के नीचे खड़े हो तो वहाँ अंधेरा टाइप का अनुभव होगा। ये सारा पूरा डिटेल में इस चैप्टर में तुम्हें बता रहा है। यहाँ तक तुमको बताया जा रहा है कि तुम फॉरेस्ट के फ्लोर पर चलोगे तो तुमको स्पॉन्जी स्पॉन्जी लगेगा। देखो कितना डिटेलिंग में इस चैप्टर को बताया जा रहा है जंगल के बारे में। इज द डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म? यस, डिकेइंग मैटर क्या होता है? वार्म होता है, बिकॉज जब कोई चीज़ डीके होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में माना जाता है। प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रेन कुड परफॉर्म एन एक्टिविटी टू गेट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेकिन प्रोफेसर ने बोला कि इसका आंसर के लिए एक एक्टिविटी करना होगा। डिग ए स्मॉल पिट, छोटा सा गड्ढा खोदना है। पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट, अपने घर में जो वेजिटेबल वेस्ट है, लीव्स है, उन सबको उसमें डालो। ठीक है। कवर देम विद सॉइल, सॉइल से ढक दो। ऐड सम वाटर आफ्टर 3 days, रिमूव द अपर लेयर ऑफ द सॉइल। डज द पिट फील वार्म इनसाइड? यस, ये थोड़ा गर्म देखने को मिलेगा। पहली आस्क्ड, देयर आर सो मैनी ट्रीज हियर, ऑल्सो देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, what difference will it make if we cut some trees for a factory? तो भाई शुरुआत ही यहाँ से हुआ था कि एक फैक्ट्री लगाना था जिसके लिए फॉरेस्ट एरिया को काटा जाना था। तो पहली वही पूछता है, ठीक है, पहली वही पूछती है, तो पहली वही पूछती है कि क्या दिक्कत है यदि कुछ पेड़ों को काट करके इसको साफ कर दिया जाए फॉर द फैक्ट्री के लिए। प्रोफेसर अहमद सेड, यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। तो यहाँ से अब तुम्हारा ये जो टर्म्स लिखा हुआ है वो तुमको जानना होगा। देखो, ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे।
वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं? जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और दूसरों पर निर्भर करते हैं। जैसे ये चिड़िया हो गई, हम लोग हो गए, और जितने भी जंतु हो गए, वे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। एंड सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो सड़ाने का काम करते हैं, गलाने का काम करते हैं, यानी कि जो सड़े गले चीज़ों पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम लोग सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि फंजाई हो गया, तो ये हो गया सैप्रोट्रॉप्स। यू हैव लर्नड हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड। तो तुमने पढ़ा है कि ग्रीन प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड को प्रिपेयर करता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट्स लेंगे, वाटर का यूज़ करेंगे, ठीक है, और उससे फिर क्या बनेगा? उससे फिर इनका भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है, और फिर यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी रिलीज़ होता है। यानी कि यदि हमारा बहुत डेंस फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, तो वहाँ बहुत भारी मात्रा में ऑक्सीजन क्या होगा? रिलीज होगा, और उसी ऑक्सीजन को जीव जंतु क्या कर रहे हैं? सांस के रूप में ले रहे हैं। ऑल एनिमल्स वेदर हार्बीवोरस और कार्निवोरस। अब हार्बीवोरस क्या हो गया? हार्बीवोरस बोलते हैं जो कि हर्ब्स को खाता है, और कार्निवोरस किसे बोलते हैं? जो कि मांस को खाता है, और जो दोनों खाता है उसको ओमनीवोरस बोलते हैं। और ये होते हैं हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। तो ये फूड पर, ये जो फूड लेते हैं वो किससे लेते हैं? प्लांट से। जो हार्बीवोर्स हैं या कार्निवोर्स हैं, ये कैसे लेते हैं? खाना अपना प्लांट से ही लेते हैं। जैसे कि मान लो तुम बोलोगे शेर कहाँ पेड़ पौधों को खाता है? शेर तो किस चीज़ को खाता है? तो हिरन को खाता है, या छोटे छोटे जानवरों को खाता है। अरे भाई, शेर जो है छोटे छोटे जानवरों को खाता है, तो ये छोटे जानवर आखिर किसको खाते हैं? ये तो प्लांट्स को ही यूज़ करते हैं ना भोजन के लिए, ठीक है। तो यानी कि ये जो शेर हो गया वह अल्टीमेटली किस पे डिपेंडेंट हो गया? वह प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट हो गया। यही यहाँ पर बोल रहा है। ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन प्लांट ऑफन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को खाते हैं तो उनको कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स भी खा जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मांसाहारी जानवर बोलते हैं। एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट्स which in turn is taken by frog. The frog is consumed by snake. This is said to form a food chain. तो यहाँ पर अब हमें एक नया टर्म याद करना है, फूड चेन। ध्यान से देखो, जो ग्रास है उसको कौन खाएगा? इंसेक्ट खाएगा। इंसेक्ट्स को कौन खाएंगे? फ्रॉग्स। फ्रॉग को फिर स्नेक खाएगा, और स्नेक को ईगल। इस तरीके से ये फूड से रिलेटेड एक चेन बन रहा है, इसे हम लोग कहते हैं फूड चेन। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज फूड चेन? तो हम लोग बोलेंगे सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यहाँ देख सकते हो क्लियरली कि ये क्या है? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक सीरीज बन रहा है। इट इज अ सीरीज। सीरीज मतलब क्या हो गया? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बन रहा है, इन विच, जिसमें ईच क्रिएचर ईट्स द वन बिलो इट। जो प्रत्येक क्रिएचर दिख रहा है वह अपने से नीचे वाले को भोजन के रूप में लेता है। ईच क्रिएचर ईट्स मतलब ये खाता है, और खाता है मतलब फूड के रूप में लेता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। ईच क्रिएचर ईट्स द वन बिलो इट, अपने से नीचे वाले को क्या करता है? खाता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या क्या बोलते हैं? फूड चेन। तो इसे आप याद कर सकते हो, ये फूड चेन का डेफिनेशन यहाँ पर हो गया। नाउ क्या बोलता है? मैनी फूड चेन्स कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में एक सिंगल फूड चेन आपको नहीं मिलेगा। फॉरेस्ट में एक क्या बोलते हैं? जाल के जैसा रचना मिलेगा। ये फूड चेन, बहुत सारे फूड चेन एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और एक फूड वेब का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी फूड चेन्स आर देयर इन फॉरेस्ट? तो देयर आर मैनी फूड चेन्स। बहुत सारे फूड चेन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे एक और भी देख लो, फूड चेन क्या हो गया? यहाँ पर मान लो ग्रास है, ग्रास को यहाँ पर डियर खा रहा है, ठीक है, और डियर को फिर कौन खा रहा है? तो यहाँ पर मान लो कि लायन है, वो खा रहा है। तो देखा, यह भी एक क्या हो गया? फूड चेन हो गया। यह भी फॉरेस्ट में पाया जाएगा। दिख रहा है,
तो इस तरीके से फॉरेस्ट में बहुत सारे फूड चेन्स आपको दिख जाएंगे, जिसमें जो कि एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। अब लिंक का क्या मतलब है कि मान लो कि यहाँ पर जो शेर है उसको मान लो कि ईगल ही मिल गया, तो शेर ईगल को भी खा जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है, मतलब चिड़िया को भी खा सकता है, लिंक्ड होता है। इफ एनी वन फूड चेन इज डिस्टर्ब्ड इट अफेक्ट्स अदर फूड चेन। यदि कोई भी फूड चेन डिस्टर्ब होगा तो दूसरे फूड चेन को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट्स। हर एक पार्ट जो फॉरेस्ट का है वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। इफ वी रिमूव वन कंपोनेंट से ट्रीज, ऑल अदर कंपोनेंट्स वुड बी अफेक्टेड। बिल्कुल, देखो यहाँ यदि ग्रास को तुम क्या करो, सारे ग्रास को समाप्त कर दो एक फॉरेस्ट में, तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? इंसेक्ट पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इंसेक्ट ग्रास को खा रहा है, छोटे छोटे हर्ब्स को खा रहा है, उनको समाप्त कर दिया जाए तो इंसेक्ट प्रभावित होगा। यदि इंसेक्ट सब गायब हो जाएगा, ग्रास गायब हो गया तो इंसेक्ट गायब होगा, इंसेक्ट गायब होगा तो फ्रॉग गायब हो जाएगा, फ्रॉग गायब होगा तो स्नेक्स गायब हो जाएंगे, और स्नेक्स गायब होगा तो ईगल भी गायब हो जाएगा। यानी यहाँ पर बहुत भारी इफेक्ट होगा एक भी चीज़ के डिस्टर्ब होने से। ठीक है, तो ये ही बोल रहा है कि कोई भी कंपोनेंट क्या होगा? डिस्टर्ब होगा तो यहाँ पर भारी परेशानी हो सकती है। अब देखो यहाँ जरा सा इस फिगर को देखो। फिगर में बोलता है इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट सॉइल डिकम्पोजर्स इन अ फॉरेस्ट। तो जो प्लांट्स हैं उसका रिलेशन सॉइल से है, सॉइल का रिलेशन डिकम्पोजर से है। ठीक है, और अल्टीमेटली सब एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे ध्यान से देखो, यदि जो प्लांट्स यहाँ पर दिख रहे हैं उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए किस पर डिपेंडेंट है? सॉइल पर। और सॉइल बन किससे रहा है? डिकम्पोजर्स के द्वारा। अब डिकम्पोजर्स क्या है? ध्यान से देखो, जो यहाँ पेड़ पौधों में टहनियाँ गिर जाएंगी, पत्ती गिर जाएंगी, गोबर है, उन सब को जो सड़ाता है, गलाता है और वापस में से न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में मिला देता है या इन्वायरमेंट में मिला देता है, उसे डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स जैसे कि बैक्टीरिया बहुत सारे डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। तो ये डिकम्पोज करते हैं, जो लीव्स है, जो ट्विग्स हैं, जो गोबर है, उन सब को डिकम्पोज करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में मिला देते हैं। यानी सॉइल बनने के लिए ये डिकम्पोजर्स बहुत ज़रूरी हैं, है ना। तो डिकम्पोजर्स क्या बनाएंगे? सॉइल, और सॉइल को फिर क्या करेगा? प्लांट्स लेगा, और प्लांट्स ले करके फिर क्या करेगा? वो उसके बॉडी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो इनका क्या है, काफ़ी सारा एक दूसरे से ये रिलेटेड है ना। चलो देखो क्या और बोल रहा है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रेन टू पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर एंड ऑब्जर्व देम अंडर हैंड लेंस। दे फाउंड टाइनी मशरूम्स ओवर द डिकेइंग लीव्स. They also saw an army of tiny insects, millipedes, ants, and beetles on them. They were wondering how these organisms lives there. Professor Ahmad explained that apart from these animals, which are easily seen, there are several organisms and microorganisms that live in the soil. तो बात करें यदि सॉइल की तो देखोगे कि वहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हें मिलेंगे, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, छोटे छोटे जो मशरूम्स है वो मिलेंगे। यानी कि मशरूम क्या है? एक फंजाई है, तो फंजाई मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। यहाँ पर देखो बहुत सारे टाइनी इंसेक्ट जैसे मिलीपीड्स हो गया, एंट्स हो गया, बीटल्स हो गया, ये भी वहाँ पर पाए जाएंगे। पहली वंडर्ड दैट व्हाट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईट। तो यही तो मैंने बताया कि जो मशरूम है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि वहाँ पर जो पत्तियाँ गिर गई, ट्विग्स गिर गई, उनको सड़ाते हैं, गलाते हैं और उससे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये सैप्रोट्रॉप्स यही हैं। ठीक है, प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट दे फीड अपॉन द डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू कैसा? जिंदा नहीं, मरा हुआ। एंड कन्वर्ट देम इनटू अ डार्क कलर सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या है? व्हाट इज ह्यूमस? तो
व्हेन डेड प्लांट एंड एनिमल्स आर डिकम्पोज्ड, उनको जब डिकम्पोज किया जाएगा, डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फंजाई, फंजाई वर्ड लिखेंगे हम लोग। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंजाई जो डेड प्लांट्स के पार्ट्स हैं या डेड प्लांट है, डेड एनिमल्स हैं, उसको डिकम्पोज करता है, देन ह्यूमस इज फॉर्म्ड, देन ह्यूमस बनता है। यानी ह्यूमस क्या है? डार्क कलर कंपोनेंट है। तो ये कैसे ह्यूमस बना? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मरने से और उसके सड़ने गलने से वो बन रहा है, इसीलिए इसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कहते हैं। यानी कि जो ह्यूमस है वह ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और यही ह्यूमस फिर मिट्टी में जाकर के मिल जाएगा और मिट्टी को पूरा न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा। इन विच लेयर ऑफ द सॉइल वुड यू फाइंड ह्यूमस? तो टॉप सॉइल, सबसे ऊपर जो सॉइल होता है उसे टॉप सॉइल कहेंगे, उसी में ये ह्यूमस पाया जाता है। व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस टू द सॉइल? सॉइल को ये न्यूट्रिएंट्स देता है जिससे कि वहाँ पर प्लांट्स उग सके। सॉइल को ये पोरस बनाता है जिससे कि वहाँ पर पानी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो। तो सॉइल बनता ही किससे है? तो सॉइल को फॉर्मेशन के लिए ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि ह्यूमस होगा तो सॉइल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। The microorganisms which convert the dead plants and animals to humus are known as decomposers. तो यहाँ डिकम्पोज वर्ड मैंने लिखा है, तो द ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज, ऑर्गेनिजम्स विच डिकम्पोज क्या? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया तुम्हारा कि डिकम्पोजर्स किसे कहते हैं? तो जो डिकम्पोज का काम कर रहा है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फंजाई हैं, ठीक है, जो डिकम्पोज कर रहे हैं किसको? डेड प्लांट्स को, एनिमल्स को, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स बोलते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट। अब बताओ, ये फॉरेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि नहीं है? बिल्कुल है। जैसे मान लो कोई जानवर मर गया, या फिर जो पत्तियां गिर रही हैं, या फिर जो ट्विग्स छोटे छोटे गिर रहे हैं, छोटे छोटे जानवर जंतु मर जा रहे हैं, यदि डिकम्पोजर्स नहीं होते तो वो इसी प्रकार से यहाँ पड़े हुए रहते, है ना, तब तो वो कभी समाप्त ही नहीं होते, जहाँ थे वहीं पड़े रहते। सोचो, बड़ा बड़ा हाथी जो है यहाँ मर जा रहा है, तो वो यदि डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो वो डिकम्पोज होगा कभी? तो आंसर है नहीं, डिकम्पोज नहीं होगा। मतलब सड़ गल के वापस में मिट्टी में मिल जाना, यही डिकम्पोज का मीनिंग है। तो ऐसा नहीं होगा, तो क्लीन रहेगा हमारा इन्वायरमेंट? नहीं रहेगा। Soon, Paheli removed some dead leaves and discovered under them a layer of humus on forest floor. The presence of humus ensures that the nutrients of the dead plants and animals are released into the soil. तो यहाँ पर तुम्हारा क्लियर लिखा हुआ है कि ह्यूमस क्या है। तो ह्यूमस हम लोगों ने देखा कि जो डेड ऑर्गेनिज्म है, डेड प्लांट है, उनको जब डिकम्पोज किया जाता है तो ह्यूमस बनता है। अब यदि ह्यूमस कहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेड प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनका जो न्यूट्रिएंट्स है वापस से सॉइल में चला गया है, इन्वायरमेंट में चला गया है। फ्रॉम देयर these nutrients are again absorbed by the roots of the living plants। तो यही तो मैंने बताया कि इसके बाद जो ये न्यूट्रिएंट्स डिकम्पोज होकर जो न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में गया, उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? प्लांट्स अपने रूट्स के द्वारा फिर से एब्जॉर्ब कर लेंगे, और इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा। व्हाट हैपेंस इफ एन एनिमल डाइज इन द फॉरेस्ट? सेम थिंग होता है। शैला आस्क्ड, टीबू रिप्लाइड, द डेड एनिमल्स बिकम फूड फॉर वल्चर्स। ये ध्यान देना होगा कि डेड एनिमल्स, यदि वहाँ पर बहुत तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे वल्चर्स हैं, क्रोज हैं, जैकाल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, सबसे पहले तो वो उस डेड एनिमल को क्या करते हैं? खाते हैं, और उसके बाद जो बच गया उसे कौन डिकम्पोजर्स क्या कर देगा? डीके कर देगा। इन दिस वे द न्यूट्रिएंट्स आर साइकल्ड सो नथिंग गोज वेस्ट इन अ फॉरेस्ट। यानी फॉरेस्ट में कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा
कि मान लो कि जिस फॉरेस्ट में वल्चर्स, क्रोज, जैकाल्स वहाँ पर नहीं हैं तो क्या होगा उस मरे हुए एनिमल्स का? तो डिकम्पोजर्स हर जगह पाए जाते हैं, वो डिकम्पोज कर देंगे, वापस इसको मिट्टी में मिला देंगे। चलो, पहेली reminded Professor Ahmad that he had not explained why forests are called green lungs. green lungs क्यों कहते? प्रोफेसर अहमद ने शुरू में ही कहा था कि फॉरेस्ट आर ग्रीन लंग्स। ये क्वेश्चन भी तुमसे पूछेगा कि ग्रीन लंग्स किसे कहते हैं, तो फॉरेस्ट को कहते हैं। तो वाई? Professor Ahmed explained that plants release oxygen through the process of photosynthesis. लंग्स में हमारा क्या होता है? लंग्स जो हम लोग सांस ले रहे हैं वो लंग्स के द्वारा ले रहे हैं, यानी ऑक्सीजन सप्लाई शरीर में कौन कर रहा है? लंग्स कर रहा है। तो ठीक इसी तरीके से जो फॉरेस्ट है इसमें हजारों हजार पेड़ पौधे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो हम लोग जो सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन O2 जो लेते हैं वो आखिर कहाँ से आ रहा है? पेड़ पौधों से ही आ रहा है। तो उसमें फॉरेस्ट क्या कर रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है भाई। फॉरेस्ट में तो पेड़ ही पेड़ हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो इसको क्या कह सकते हैं? ग्रीन लंग्स कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल। द प्लांट्स हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल रेस्पिरेशन। अब एनिमल रेस्पिरेशन यानी हम लोग भी एनिमल हैं, तो हम लोग के रेस्पिरेशन के लिए भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन, जो कि पेड़ पौधों से आता है। और यदि हम लोग बात करें एक फॉरेस्ट की, तो वहाँ तो पेड़ ही पेड़ है, यानी ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन वहाँ पर रिलीज होगा। दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। दैट इज वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। उसी को क्या बोलते हैं? ग्रीन लंग्स बोलेंगे। ग्रीन क्यों बोलेंगे भाई? क्योंकि फॉरेस्ट तो ग्रीन ही होगा ना। और लंग्स समझ रहे हो तुम, जैसे मैंने बताया कि लंग्स क्या करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, तो इसलिए फॉरेस्ट को भी हम लोग ग्रीन लंग्स कहते हैं। देखो, प्लांट्स क्या लेते हैं? CO2। किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो प्लांट्स CO2 लेते हैं और H2O को लेते हैं, और इसी से ये क्या बनाते हैं? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो बनाते हैं ग्लूकोज, और साथ ही में क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। या ऑक्सीजन रिलीज हुआ, तो ये देखो ये ऑक्सीजन रिलीज हुआ। फिर इसी ऑक्सीजन को एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लस प्लांट्स भी लिखेंगे, रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है और एनिमल्स में रेस्पिरेशन, श्वास लेने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, श्वसन के लिए यूज करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए। तो इस तरीके से जब रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन में क्या लिया जाता है? ऑक्सीजन लिया जाता है, और CO2 क्या होता है? रिलीज होता है। तो वापस से जो CO2 इन्वायरमेंट में है उसको प्लांट्स लेगा, प्लांट्स ऑक्सीजन को छोड़ेगा, तो फिर कौन लेगा? एनिमल्स एंड प्लांट्स उसको यूज करेंगे। तो देखा तुमने, यदि यहाँ पर प्लांट्स ना रहे तो जितना भी CO2 प्रोड्यूस हुआ है वह कहाँ चला जाएगा? इन्वायरमेंट में चला जाएगा, और इन्वायरमेंट का CO2 लेवल, हमारे एटमॉस्फेयर का CO2 लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और CO2 लेवल के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होता है। क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो तुम जरा सोचो, यदि ट्रीज को काटा जाए, जैसे शुरू में ही बोला गया था कि फॉरेस्ट को क्लियर करके फैक्ट्री बनाया जाएगा, तो क्या यह सही है? नहीं, बहुत ज़्यादा हानि होगा। बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे जिससे कि वहाँ CO2 का लेवल भी क्या हो सकता है? बढ़ सकता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को काउज करेगा। और एट द सेम टाइम जो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है वह भी क्या हो गया? कम हो गया। तो देखा तुमने प्लांट्स का कितना रोल है हमारे लाइफ में। तो द चिल्ड्रेन सा क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई। अच्छा, ये सोचो, तो फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। शुरू में ही हम लोगों ने देखा, तो फॉरेस्ट से हमें प्रोडक्ट्स के अलावा क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन भी मिल रहा है। ये भी ध्यान देना तुम, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, द चिल्ड्रेन सा क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई। बूझो रिकॉर्ड व्हाट ही हैड लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल इन क्लास 6। वाटर साइकिल में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो अर्थ का वाटर है इवापोरेट होता है, इवापोरेट होकर के स्काई में जाएगा। स्काई में ये जो वाटर है वह ड्रॉपलेट्स में बदलेगा,
हो करके, ठीक है, और फिर वही बारिश के रूप में क्या होता है, बरसता है। इसी के साथ हम लोगों ने देखा था जो प्लांट्स होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं वो एक प्रक्रिया कहते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, और ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, प्लांट्स से ये जो वाष्प के रूप में पानी क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। देखो प्लांट्स क्या करता है, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन प्लांट जो है बहुत सारा अपना पानी को पत्तियों के द्वारा एटमॉस्फेयर में छोड़ भी देता है, यानी सारे पानी को यूज नहीं करता, बहुत सारे पानी को क्या करता है वो एटमॉस्फेयर में वापस से छोड़ देता है, जिसे हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो अब जरा सोचो कि बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, यानी हजारों हजार लाखों लाख पेड़ है वहाँ पर, तो उससे कितना ट्रांसपीरेशन होगा और कितना वाटर वेपर बनेगा, फिर वाटर वेपर इन्वायरमेंट में जाएगा तो वो बादल का निर्माण करेगा और फिर बादल से बारिश होगी। देखा तुमने कितना ज़रूरत है हमें फॉरेस्ट का। Trees take in water from their roots and release water vapor into the air through evaporation, और इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। गेटिंग ऑल, तो यही है ट्रांसपीरेशन। तो अब देखो यदि वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया बहुत सारे प्लांट है और ट्रांसपीरेशन रेट बहुत हाई है, तो उससे क्या होगा, क्लाउड्स भी बनेंगे। इफ देयर वेयर फ्यूअर ट्रीज हाउ विल द वाटर साइकिल बी अफेक्टेड, थोड़े से ट्रीज में ये अफेक्ट नहीं होगा। टीबू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट होम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। भाई यहाँ पर क्या है, मैनी पीपुल ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट, सम ऑफ देम मे बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स। अब टीबू ने कुछ और बातें बताई फॉरेस्ट के बारे में। देखो फॉरेस्ट के बारे में पूरा डिटेल कर ही दे रहा है तुम्हें कि फॉरेस्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है। जो बच्चे फॉरेस्ट के बारे में नहीं जानते हैं, इस चैप्टर को यदि पढ़ेंगे तो उनको ज्ञान होगा कि वाह इतनी सारी चीज़ें फॉरेस्ट में होती हैं। तो फॉरेस्ट में तुम्हें क्या लगता था, पहले लगता होगा कि वहाँ पर प्लांट्स होंगे या फिर बहुत सारे एनिमल्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, बटरफ्लाइज होंगे, यही सब लगता होगा। लेकिन बहुत सारे इंसान भी वहाँ रहते हैं जो जिन्हें हम ट्राइब्स कहते हैं, जिनका जीवन क्या होता है, उन्हीं जंगल पर ही निर्भर होता है। वो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, वहाँ के कंद मूल फल फूल को खा करके जीवित रहते हैं, तो वे ट्राइब्स कहे जाते हैं। टीबू एक्सप्लेन दैट दीज पीपुल डिपेंड मोस्टली ऑन द फॉरेस्ट, यानी कि मोस्टली जो उनका जीवन यापन होता है वो किससे होता है, फॉरेस्ट से ही होता है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स देम विथ फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन्स। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट से ही वो फूड लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, वाटर लेते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट्स इन द फॉरेस्ट, किन्हें, ट्राइब्स को जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। वाइल बूझो वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ स्मॉल स्ट्रीम, अब बूझो वहाँ पर पानी पीने लगा, एक छोटा सा स्ट्रीम था उससे। ही सॉ सम डियर क्रॉसिंग द स्ट्रीम, कुछ डियर स्ट्रीम को पार कर रहे थे। दे डिसअपियर्ड इनटू द बुशेज, द डेंस बुशेस एंड द टॉल ग्रासेस प्रोवाइड एनिमल्स विथ फूड एंड शेल्टर। अब देखो जो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बुशेस हैं, झाड़ियाँ हैं, लंबे लंबे जो ग्रासेस हैं, वो क्या करते हैं, वो शेल्टर देते हैं किन चीज़ों को, वहाँ के ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, बोलता है दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कार्निवोर्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट, तो वो मांसाहारी जानवरों से भी उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। टीबू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर, टीबू उसके बाद क्या किया, फॉरेस्ट फ्लोर को अच्छे से देखने लगा, क्लोजली एकदम देखने लगा। सून ही कॉल्ड एंड शोड द चिल्ड्रेन,
और उसने चिल्ड्रन मतलब बच्चों को बुलाया और वहां पर उसने क्या दिखाना शुरू किया, ड्रॉपिंग्स ऑफ सम एनिमल्स, यानी कि जो कुछ एनिमल जो गोबर किए थे उसको उसने दिखाना शुरू किया। एंड एक्सप्लेन्ड द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रॉपिंग्स, और बहुत अलग अलग ड्रॉपिंग्स जो वहाँ पर थे उसको अंतर को वो बताने लगा। प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म्ड देम दैट द फॉरेस्ट ऑफिसर्स कुड रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ सम एनिमल्स इन द फॉरेस्ट बाय देयर ड्रॉपिंग्स एंड फुटप्रिंट्स। तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स जंगल में बहुत सारे और जो जानवर है उसको कैसे पहचान पाते हैं, उसके फुटप्रिंट्स से और उसके ड्रॉपिंग्स यानी गोबर से। ड्रॉपिंग समझ लो, जो मल त्याग वो लोग कर रहे हैं वो ड्रॉपिंग्स हो गया, उससे वो पहचान पाते हैं। जैसे हाथी हो गया, उसका ड्रॉपिंग्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बूझो कॉल्ड एवरीवन एंड शोड देम अ लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग। बूझो क्या किया, सबको बुलाया और एक लार्ज ही डिकेइंग हीप, डिकेइंग हीप मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ा, इस तरीके से वहाँ पर बहुत ज़्यादा जमा होता है तो उसको हीप कहते हैं हम लोग, और वो डीके हो रहा था, ठीक है, ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग। सेवरल बीटल्स एंड ग्रब्स वेयर फीडिंग ऑन हीप, और ये जो हीप था इस पे बहुत सारे बीटल्स और ग्रब्स क्या कर रहे थे, फीड कर रहे थे। एंड अ बंच ऑफ सीडलिंग्स वाज स्प्राउटिंग, और बहुत सारे उसमें सीडलिंग क्या हो रहे थे, उसमें जर्मिनेट कर रहे थे और उग रहे थे इस तरीके से, ठीक है। दीज सीडलिंग्स आर ऑफ द हर्ब्स एंड श्रब्स, ये सीडलिंग किसका था, बहुत सारे हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, उसके सीडलिंग थे। द एनिमल ऑल्सो डिस्पर्स द सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। तो जो एनिमल्स है उनके मदद से, इंसेक्ट्स के मदद से, और भी जैसे कि बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं और ऑर्गेनिजम्स है, उसके मदद से जो सीड्स है उसको डिस्पर्स करते हैं, मतलब इधर उधर काफ़ी दूर तक सीड्स को ले जाते हैं, जिससे कि ये जो पौधे होते हैं उस सीड से जो पौधे उगते हैं काफ़ी दूर तक उग सकते हैं। द डिकेइंग एनिमल डंग ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू सीडलिंग्स टू ग्रो। तो मैंने क्या बताया कि जो एनिमल डंग था, वो जो डीके कर रहा था, वो भी क्या करता, उसमें सीडलिंग्स भी बहुत सारे ग्रो करते हैं, सेड प्रोफेसर अहमद, प्रोफेसर अहमद ने ऐसा बताया। आफ्टर लिसनिंग टू दिस बूझो नोटेड in his notebook, by harboring greater variety of plants, the forest provides greater opportunities for food and habitat for herbivores. Larger number of herbivores means increased availability of food for a variety of what, carnivores। देखो, यदि जंगल में बहुत वैरायटी ऑफ प्लांट्स यदि उगते हैं तो उससे जो शाकाहारी हैं उनके लिए खाने की अपॉर्चुनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा शाकाहारी होंगे तो मांसाहारी भी क्या होंगे, उस तरीके से वहाँ पर फल फूल सकेंगे। द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स हेल्प्स द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो। इस तरीके से उस फॉरेस्ट में क्या होगा, वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा, बहुत अलग अलग प्रकार के एनिमल्स वहाँ ग्रो कर सकते हैं। Decomposers helps in maintaining the supply of nutrients to the growing plants in forest. Therefore, forest is a dynamic living entity. तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि फॉरेस्ट एक डायनेमिक लिविंग एंटिटी है, कैसे। तो डायनेमिक मतलब क्या हुआ कि जो कि लगातार अनवरत बना रह रहा है और लिविंग एंटिटी है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्लांट्स से लेकर के एनिमल्स से लेकर के डिकम्पोजर्स तक इसको एक इस तरीके से संरचना बना रहे हैं इस फॉरेस्ट का, जिसमें सारा न्यूट्रिएंट्स क्या हो रहा है, जिसमें जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं, और जो जो ऑर्गेनिजम्स मर जा रहे हैं उनको भी डिके करके न्यूट्रिएंट्स का क्या कर दिया जा रहा है, साइक्लिंग कर दिया जा रहा है। इस तरीके से ये फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रेन वांटेड टू गो बैक। तो आफ्टरनून शाम मतलब दोपहर हो चुका था, शाम ना हो जाए, रात ना हो जाए, इसलिए वो लोग अब जाना चाहते थे। टीबू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक। टीबू ने दूसरा रास्ता क्या किया, उन्हें बताया बाहर मतलब वापस जाने के लिए। वाइल दे वेयर गोइंग बैक इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगा। हाउएवर सरप्राइजिंगली दे सॉ दैट द रेन ड्रॉप्स वेयर नॉट हिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली।
तो तुम देख सकते हो कि जब बारिश होगी फॉरेस्ट में तो बहुत विशाल कैनोपी को पार करके बारिश की बूंदों को नीचे आना होगा। तो डायरेक्टली रेन ड्रॉप्स क्या हिट करेंगे फॉरेस्ट फ्लोर को? तो आंसर है नहीं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ फॉरेस्ट कैनोपी जिसे हम लोग कहते थे इंटरसेप्टेड द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप्स, वो इंटरसेप्ट करता है यानी कि उसमें बाधा डालता है। कैनोपी जो होता है वो बाधा डाल रहा है रेन ड्रॉप्स को सीधे जमीन पर गिरने से। एंड मोस्ट ऑफ द वाटर वाज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेस एंड द स्टेम्स ऑफ द ट्री। तो वहां पर देखोगे कि जो बारिश का पानी है वो ब्रांचेस से आ रहा है, स्टेम्स के द्वारा आ रहा है। फ्रॉम द लीव्स इट वाज ड्रिपिंग, और लीव्स से वह एक एक बूंद करके टपक रहा है स्लोली ओवर ब्रांचेस ऑफ द श्रब्स एंड हर्ब्स। तो वहाँ उसके नीचे जो ब्रांचे श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, अरे भाई जो कनोपी है उसके नीचे भी मैंने क्या बताया था कि बहुत सारे श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, छोटे छोटे ट्री है, उस पर आकर के वह पानी गिरता है। दे फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज स्टिल ड्राई, ग्राउंड क्या था? अभी तक गीला नहीं हुआ था। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर द रेन स्टॉप्ड। दे नोटिस्ड दैट द लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर्ड वेट नाउ। आधे घंटे के बाद देखा कि हाँ फॉरेस्ट फ्लोर का जो डेंस लेयर था वो क्या होने लगा, थोड़ा थोड़ा भीगने लगा। बट वाटर डिड नॉट स्टैग्नेट इन द फॉरेस्ट, वाटर वहाँ पर जमा नहीं हुआ। Bujo thought that if it had rained so heavily in his town, it would have flooded the drains and roads. बुझो ने क्या सोचा कि यदि ऐसा हेवी बारिश उनके शहर में होता तो पूरे रोड पानी से भर जाता, पूरी नालियां पानी से भर जाता। What would happen if it rains heavily in your town? कैसा होता है नज़ारा यदि तुम्हारे टाउन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है? देखो कि चारों तरफ पानी ही पानी भरा रहता है। Professor Ahmad told them that the forest also acts as natural absorber of rainwater and allows it to seep. यही बात हमें देखना है कि यहाँ पर जो बारिश की बूंदें आ रही है, मैंने क्या बताया कि ये ब्रांचेस से होते हुए और ये स्टेम से होते हुए नीचे की ओर आता है और सीप्स इनटू द सॉइल। तो द रूट सिस्टम हेल्प्स वाटर टू सीप डाउन इन ग्राउंड, और सॉइल से होते हुए ये ग्राउंड तक चला जाता है। सीप मतलब रिसना। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि जो फॉरेस्ट होता है वो हेल्प करता है कि रेन वाटर सीप करे नीचे भूमिगत जल के रूप में, यानी कि नीचे ये पानी अंडरग्राउंड वाटर के रूप में जमा हो। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ और चीज़ दिखा रहा है, रूट सिस्टम को दिखा रहा है। कवर्ड ग्राउंड विथ डिकेइंग मटेरियल एक्ट्स लाइक स्पॉन्ज, ये भी बता रहा है जो मैंने शुरू में बताया था। द क्लोज्ड कैनोपी एंड मैनी लेयर्स ऑफ वेजिटेशन स्लो डाउन द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स, ये भी मैंने बताया कि ये जो कनोपी है दिख रहा है तुम्हें, ये डेंस फॉरेस्ट का ये जो कनोपी है वह बारिश के पानी को पूरा हिट करने नहीं देता है ज़मीन तक, बल्कि ये पानी क्या होते हैं इस तरीके से धीरे धीरे ये पानी ब्रांचेस से होते हुए फिर यहाँ पर ये इसका स्टेम से होते हुए नीचे की ओर सीप करता है। और साथ ही साथ यदि यहाँ पर श्रब्स है तो ये पानी फिर श्रब्स तक आता है, उसके बाद फिर ये पानी ग्राउंड तक पहुँचता है। देखा तुमने, तो वही बोल रहा है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा फॉरेस्ट है वह क्या करता है, वो ऑल्सो एक्ट एज नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउज इट टू सीप, वह एक नेचुरल एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा और जो पानी है उसको अंडरग्राउंड में सीप होने में मदद करेगा, यानी रिसने में मदद करेगा। देखा तुमने, इट हेल्प्स मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर, और ये वाटर टेबल को क्या करेगा, बनाए रखेगा। तो वाटर टेबल मतलब पानी का टेबल नहीं हो गया, ऐसा मत समझना कि पानी का टेबल, ये जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है उसी को वाटर टेबल कहते हैं। देखो यहाँ पर वाटर टेबल बोल रहा है, तो जो अंडरग्राउंड वाटर का लेयर है दैट इज कॉल्ड एज वाटर टेबल, तो वाटर टेबल को बनाए रखेगा। Forests not only help in controlling floods but also help maintain the flow of water in the streams so that we get a steady supply of water. तो तुम देखोगे कि शहरों में क्या होता है, शहरों में सब चीज़ सीमेंटेड होता है, तो सीमेंटेड होने के कारण
पानी क्या रिस पाएगा आसानी से ज़मीन के अंदर? नहीं। अब पानी ज़मीन के अंदर रिस नहीं पाएगा तो कहाँ जाएगा पानी? जो है ये जो सरफेस इसके ऊपर ही रह जाएगा, इसलिए फ्लड्स का खतरा क्या है यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन यदि फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में पानी क्या हो जा रहा है? नीचे अंडरग्राउंड में चला जा रहा है। यदि अंडरग्राउंड में चला जाएगा ये पानी तो फिर फ्लड का खतरा क्या हो जाएगा? कम होगा। तो यहाँ पर यही बात बता रहा है कि फॉरेस्ट क्या कर रहा है। फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स, ये फ्लड्स को कंट्रोल में तो कर ही रहा है, बट ऑल्सो हेल्प मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम सो दैट वी गेट स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर। और जो वाटर स्ट्रीम में है उसके स्टेडी सप्लाई को भी ये कर रहा है, जिसके कारण हमें पानी की कमी नहीं होगी। On the other hand, if trees are not present, rain hits the ground directly and may flood the area around it. अब देखो, पानी यदि डायरेक्टली जमीन पर पड़ता है तो मोस्ट इतना आसानी से वो नीचे की ओर नहीं रिसता है। तो नहीं रिसेगा तो क्या होगा? ऊपर ही आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर शहर में बताया कि शहर में ज़्यादातर एरिया सीमेंटेड है, और ज़्यादातर एरिया सीमेंटेड है तो पानी रिसना बहुत मुश्किल है। वैसे ही बोल रहा है कि यदि पानी डायरेक्टली हीट करता है ज़मीन पर तो रिसना इसका थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी उतना जल्दी नहीं रिसेगा। और लेकिन यदि पेड़ से होते हुए ये गिरता है तो धीरे धीरे आता है, तो धीरे धीरे यदि आता है तो रिसता भी है धीरे धीरे। हैवी रेन में ऑल्सो डैमेज द सॉइल, रूट्स ऑफ ट्री नॉर्मली बाइंड द सॉइल टुगेदर। अब देखोगे इसके अलावा भी फॉरेस्ट का क्या फ़ायदा है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या करते हैं? सॉइल को बांध करके रखते हैं। तो यहाँ पर यदि हैवी रेन भी आता है तो ये सॉइल को यहाँ पर ये जो पेड़ पौधे बांध के रखते हैं तो सॉइल इरोजन को ये कम करता है। किसको कम करता है? सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन क्या है? तो सॉइल का अपने जगह से हट जाना ही सॉइल इरोजन है। तो सॉइल इरोजन को ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, ये जो घास हैं, उसकी जड़ें बांध करके रखती है। बट इन देयर एब्सेंस द सॉइल इज वेस्टेड अवे और इरोडेड, यानी कि यदि पेड़ पौधे जंगल नहीं रहेंगे तो सॉइल इरोजन का खतरा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सॉइल इरोजन समझ रहे हो ना कि यहाँ पर मान लो अच्छा सॉइल है तो ये सॉइल यहाँ से हट करके दूसरा जगह बह करके चला जाएगा या हवा के द्वारा चला जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके द्वारा सॉइल इरोजन होता है। तो ये इस मिट्टी का एक जगह से हटकर दूसरे जगह जाना ही सॉइल इरोजन कहलाता है। द चिल्ड्रन स्पेंड एन आवर एट टिबूज विलेज ऑन देयर वे बैक। द वेदर ऑफ द विलेज वॉज क्वाइट प्लेजेंट। अब देखो, जो बच्चे थे वह काफ़ी समय उन्होंने टिबू के विलेज में भी गुजारा और वहाँ का जो वेदर था, मौसम था, बड़ा अच्छा प्लेजेंट था। Villagers told them that due to the surrounding forest they receive good rainfall, वो बहुत अच्छा रेनफॉल वहाँ गांव में होता है। The air also remained cool, हवा भी वहाँ ठंडी ठंडी रहती है। Noise pollution too is less because of forest absorbs the noise of the nearby highway। देखो फॉरेस्ट के बारे में कितना माइन्यूट चीज़ भी तुम्हें सिखा दिया है कि जो फॉरेस्ट है उससे क्या होता है, क्या क्या फ़ायदा है। यदि पूछे तो बहुत फ़ायदा है, वो तो जानते ही हो। लेकिन यहाँ एक दो और फायदा बताया कि इससे रेनफॉल क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। इन्वायरमेंट को ये क्या करता है? कूल रखता है। इसी के साथ नॉइस पोल्यूशन भी क्या होता है? कम होता है यदि फॉरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट जो है नॉइस को एब्जॉर्व कर लेता है नियर बाय हाईवे। तो इस तरीके से वहाँ नॉइस पोल्यूशन भी क्या होगा? कम होगा। तो शुरू से देखा तुमने फॉरेस्ट का कितना फायदा है। फॉरेस्ट क्या करता है? कई प्रकार के चीज़ हम फॉरेस्ट से प्राप्त करते हैं। फॉरेस्ट क्या करता है? हमें ऑक्सीजन देता है, CO2 के लेवल को कम करता है। फॉरेस्ट क्या करता है? फॉरेस्ट के कारण रेनफॉल होता है। फॉरेस्ट क्या करता है? फॉरेस्ट के कारण सॉइल इरोजन नहीं होता है। फॉरेस्ट क्या करता है? फॉरेस्ट के कारण इन्वायरमेंट कूल रहता है। फॉरेस्ट क्या करता है? फॉरेस्ट एब्जॉर्व करता है नॉइज को। फॉरेस्ट क्या करता है? फॉरेस्ट जो बैलेंस है नेचर का उसको बनाए रखता है। फॉरेस्ट क्या करता है? फॉरेस्ट में डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिससे कि वह हमारा नेचर क्या करता है? बैलेंस करता है। तो भाई फॉरेस्ट क्या करता है? मत पूछो, इतनी चीज़ें फॉरेस्ट से हमें मिलती है कि तुम गिन भी नहीं सकते हो। द चिल्ड्रेन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज। इट सरप्राइज्ड देम दैट द विलेज एंड द एग्रीकल्चरल फील्ड्स ऑफ
दैट एरिया वेयर क्रिएटेड आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट अबाउट 60 ईयर्स एगो। तो भाई देखोगे भाई, शुरुआत में तो सब तरफ जंगल ही जंगल था, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया वैसे वैसे जंगल को काटा गया और सब क्लियर करता गया, जंगल को क्लियर कर करके वहाँ पर फील्ड्स का फॉर्मेशन हुआ और उसमें फिर देखोगे कि खेती वगैरह होता है। Tibu's grandfather told them that when he was young, the village was not as large as it was now, because हर जगह जंगल ही जंगल था जैसे तुम जानते हो। It was also surrounded by forest, construction of roads, building, industries, development and increasing demand of food created pressure on forest and it started vanishing. Now question will arise कि भाई forest क्यों वैनिश होना शुरू हो गया? तो इसका आंसर यहाँ से देख सकते हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के कारण, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स के कारण, फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड के कारण, कुल मिलाकर के जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसके कारण, और फिर फॉरेस्ट के समझ में आ रहा है ना? तो इससे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट का जो एरिया होते जा रहा है वो कम होते जा रहा है। इसी के साथ देखोगे यदि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो जो खेत हैं, खेत कभी खेत बनाने के लिए मतलब कि जो कृषि करते हैं, कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे फॉरेस्ट को काटा गया है और ये वैनिश होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। ही वॉज नॉट हैप्पी दैट फॉरेस्ट adjoining their village is not regenerating and is on the verge of disappearing due to overgrazing of animals। अब देखो, ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स भी एक कारण है जिससे कि फॉरेस्ट का कम होता है। ओवरग्रेजिंग क्या है कि पशुओं को वहाँ पर खूब चरा देना, तो उससे क्या होगा भाई, जो सीडलिंग्स बन रहे हैं, छोटे छोटे पौधे बन रहे हैं, उसको भी पशु यदि खा जाएंगे तो फिर पेड़ कहाँ से बनेगा। एंड इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज, मतलब कि बिना मतलब का ट्रीज को गिराना, उसको यूज करना, ये सब भी कारण है। प्रोफेसर अहमद सेड दैट इफ वी डिड थिंग्स वाइजली वी कुड प्रिजर्व फॉरेस्ट। देखो फॉरेस्ट क्या है भाई, फॉरेस्ट ऐसा एरिया है जहाँ पर प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स को तो वापस से उगाया ही जा सकता है, ऐसा थोड़े ना है कि प्लांट्स को उगाया नहीं जा सकता है। तो यदि प्रॉपर तरीके से फॉरेस्ट को हम लोग देख रेख करें, प्लांट्स को उगाने की कोशिश करें, काटने की कोशिश ना करें, तो फॉरेस्ट क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है अच्छे से। एंड इन्वायरमेंट एज वेल एज हैव डेवलपमेंट। ध्यान से यहाँ पर देखना, हमें क्या समझना चाहिए कि जो फॉरेस्ट है भाई, हमारा जो नेचर है उसको बैलेंस करके रखता है, इसलिए फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है। चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड अ फ्यू पिक्चर्स टू शो दैट consequences of such an event. At the end of the visit, Professor Ahmad asked children to sum up the importance of forest. The children wrote, देख लो क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखो पहला, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस विथ ऑक्सीजन, दे प्रोटेक्ट सॉइल, दूसरा है प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट, तीसरा है हैबिटेट ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स को वहाँ वासस्थान है, चौथा क्या करेगा, फॉरेस्ट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल, पांचवा क्या करेगा, दे आर अ सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट, मत ये तो सिंपल मेडिसिनल प्लांट है, टिम्बर है, मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। छठा है यहाँ, वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट एरिया नॉइस पोल्यूशन को भी रोकता है, फॉरेस्ट जहाँ पर होता है नियर बाई एरिया स्कूल रहता है, ये सब पॉइंट्स भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ फॉरेस्ट डिसअपियर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ये मैंने तुम्हें पहले बताया था, यदि CO2 का लेवल हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता है, तो हमारा पृथ्वी गर्म होते जाएगा, इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब कैसे होगा ये आगे के क्लासेस में तुम्हें बताया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स द एनिमल्स विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज द सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर, यानी कि यहाँ पर फ्लड्स आते हैं। यहाँ एक और ये जो फ़ायदा है उसमें भी लिख सकते हो कि ये फ्लड्स को रोकता है
है ना। तो बहुत सारे तुम फायदा यहाँ पर लिख सकते हो जैसे मैंने बताया था। लेकिन यदि फॉरेस्ट नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ लिख सकते हो। डिफॉरेस्टेशन विल इंडेंजर आवर लाइफ एंड इन्वायरमेंट, थिंक व्हाट वी कैन डू प्रेजेंट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट। तो वी मस्ट डू समथिंग, एटलीस्ट समथिंग, कि लोगों को बताएं कि फॉरेस्ट का क्या यूज है, ताकि ये फॉरेस्ट एरिया को क्लियर नहीं किया जाए। और इसी के साथ एक और दो और चीज़ भाई, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण ही ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। लोगों को फॉरेस्ट के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट किस तरीके से हमें इतने सारी चीज़ें को देता है। दैट्स वाई वी कॉल फॉरेस्ट एज व्हाट आवर लाइफ लाइन। समझ गए। इसका मतलब है कि तुमने पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है। तुम्हें बहुत मजा जरूर आया होगा। यदि तुमने फॉरेस्ट देखा है या नहीं देखा है, इस चैप्टर में पूरे फॉरेस्ट का एक नज़ारा दिखा दिया गया है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम फॉरेस्ट में ही घूम रहे हो, फॉरेस्ट में सारी चीज़ों को देख रहे हो। तो मुझे लग रहा है बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग ये सेशन रहा होगा और तुम्हें बहुत मजा आया होगा, बहुत चीज़ सीखी होगी, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर तुम कर सकते हो। तो फिर मैं मिल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या नहीं। धन्यवाद।